मिला टाइम्स में खुश आमदीद। भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी बदकिस्मती और बदनसीबी यह है कि जो मुसलमानों का कोई छोटा सा मुद्दा होता है, कोई छोटा सा मामला होता है, गैर ज़रूरी इशू होता है, उसको सबसे बड़ा मुद्दा और इशू बना दिया जाता है, इंटरनेशनल मुद्दा बनाकर पेश किया जाता है। और जो मुसलमानों का असल मुद्दा होता है, जो असल मसला होता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, कहीं भी उसको स्पेस नहीं दिया जाता और ना ही उस पर कहीं भी मीडिया में या कहीं पर कोई बातचीत होती है। इन दोनों एक मरतबा फिर यही हो रहा है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, ये लड़की, ये लेडी, इसका नाम है सहर शेख। इस वक्त सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में और हर जगह इसी के बारे में गुफ्तगू हो रही है। इसके पूरे मामला को लेकर अब सवालात किए जा रहे हैं, हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, मीडिया में भी। मुसलमानों का एक तबका सपोर्ट कर रहा है, एक तबका इसकी मुखालफत कर रहा है। और जो एक छोटा सा मुद्दा है, जो एक इलाके का मुद्दा है, उसको नेशनल मुद्दा, देश का मुद्दा बना दिया गया है। और बड़े बड़े मुसलमानों को भी, पढ़े लिखे मुसलमानों को भी इस बात की खबर नहीं है कि मामला कहाँ का है, ये मुद्दा कहाँ का है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बैकग्राउंड में क्या है। और अब तमाम मुसलमानों को इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है और बार बार इसकी वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है। सबसे पहले सहर शेख की ये वीडियो क्लिप वायरल हुई। कैसा हराया और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। ये जो वीडियो क्लिप है सहर शेख की, अब एक डायलॉग बन गया है। लगातार सोशल मीडिया पर लोग इसको शेयर कर रहे हैं, जिसमें उसने कहा कि कैसे हराया। लेकिन उसने किसको हराने की बातचीत की है? क्या नरेंद्र मोदी को उसने हराने की बातचीत की है, या बीजेपी के किसी लीडर को हराने की तरफ उसने तंज किया, या फिर कोई और लीडर है जिनसे इनका पुराना रिश्ता था, पुराना ताल्लुक था, ख़ानदानी झगड़ा था, उस पर इसने तंज किया है, उसको चिढ़ाने का काम किया है? और अगर उसको चिढ़ाया है तो क्यों चिढ़ाया है, ये जानना भी जरूरी है। और आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि पूरी रियलिटी क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, कैसे सहर शेख ने अचानक एनसीपी को छोड़कर एआईएमआईएम को ज्वाइन किया, किसने इसके साथ धोखा दिया। और अब जो इम्तियाज जलील साहब ने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद क्या चर्चा चल रही है। लेकिन उससे पहले मिल्ला टाइम्स के कॉन्क्लेव के बारे में आपको बताना है कि मिल्ला टाइम्स के कॉन्क्लेव की तैयारी जारी है। देश भर के अहम तरीन लीडर्स इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, खा अखिलेश यादव हो, इमरान प्रतापगढ़ी साहब हो, असदुद्दीन वैसी साहब हो, इकरा हसन साहिबा हो, मौलाना खलील रहमान सजाद नुमानी साहब, या मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, जस्टिस इकबाल अंसारी साहब, नजीब जंग साहब, इस तरह के जितने बड़े लीडर हैं, उसके अलावा जो यंग लीडर हैं, सभी इस इवेंट का, इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बन रहे हैं। अगर आपको भी इस कॉन्क्लेव में आना है, दिल्ली आसपास के इलाकों से आप ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरे इलाकों और शहरों से भी आप आ सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ दिए गए QR कोड पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपना इंदिराज कराना होगा। डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में हमने लिंक भी पिनअप कर दिया है, तो वहाँ भी लिंक पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद मिल्ला टाइम्स की ऑफिस से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, प्रोग्राम में आने से पहले आपका इंदिराज और रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर आप में से किसी को अपनी कंपनी का, अपने ब्रांड का एडवर्टाइज कराना है, वो मिल्ला टाइम्स के प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनका भी खैर मकदम है और वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं आज के असल मौजू के बारे में। सहर शेख ये बेटी है यूनुस शेख की, और यूनुस शेख रहने वाले हैं मुमरा के। मुमरा महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर है, एक इलाका है, और ये मुंबई के बिल्कुल नज़दीक है। मुंबई में जब आबादी बढ़ने लगी तो लोगों ने यहाँ से बाहर निकलकर दूसरी जगहों पर रहना शुरू किया, और मुमरा बहुत सारे लोग गए। कॉरपोरेशन में ये थाने के तहत पड़ता है, यानी थाने कॉरपोरेशन में मुमरा भी आता है। मुमरा कौसा मिलाकर विधानसभा का, असेंबली का एक हलका है, और मुमरा में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 90% है, कौसा में हिंदुओं की ज़्यादा आबादी है। लेकिन ये जो पूरी असेंबली है मुमरा कौसा, इसमें मुसलमानों की टोटल आबादी तकरीबन 48% से ज़्यादा है, और इसको मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका के तौर पर, मुस्लिम मेजॉरिटी असेंबली हलका के तौर पर एक तरह से माना जाता है, देखा जाता है। अब इसी मुमरा के कई सारे मुसलमान हैं जो लीडर हैं, जो कारपोरेटर रहे या बिज़नेस में उनका अपना असर व रसूख है। अब यूनुस शेख भी मुमरा के एक पुराने बिजनेसमैन हैं, और वहाँ के जो MLA हैं, पिछले 4 मरतबा से जितेंद्र अवार्ड
जो एनसीपी के सीनियर लीडर माने जाते हैं। जितेंद्र अवार्ड से यूनुस शेख का गहरा रिश्ता है। यहाँ पर रुककर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है कि आप मिल्लत टाइम्स पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और मेरी भी जिम्मेदारी है आप लोगों को गाइड करना। अगर मार्केट में कोई अच्छा ऐप आया है जिसके ज़रिए आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो उसके बारे में बताना। और इन दिनों मार्केट में एक अच्छा ऐप आया है जिसका नाम है मार्केट वुल्फ ऐप। इसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और इस ऐप के ज़रिए आप हलाल प्रोडक्ट में पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल भी करते रहते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस ऐप को इस्तेमाल करना है और किस तरह इस ऐप के इस्तेमाल में आप नुकसान से भी बच सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जिसका मतलब है आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, या कुछ भी फ्रॉड नहीं होगा। और मैं आपको बताता हूं अब कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। मैंने यहां लॉगिन किया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इस फीचर में आपको रियल टाइम ट्रेड्स दिखता है जहां लोगों ने प्रॉफिट बनाया होता है, और आप एक टैप में वही प्रॉफिट रेट फॉलो कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ट्रेड प्लेस किया, और इतने ही देर में मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया। यहाँ आप बहुत छोटी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऐप में ट्रेडिंग के लिए 3 गुना ज़्यादा अमाउंट चाहिए। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ट्रेडिंग में उनका नुकसान हो सकता है, या उनको ज़्यादा मालूमात नहीं, तो उसका भी यहाँ सोल्यूशन मौजूद है। और सोल्यूशन यह है कि इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर है जिसको स्टॉप लूज फीचर कहा जाता है। जैसे ही लूज एक सर्टेन लेवल तक पहुँचता है, ट्रेड ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, ताकि ज़्यादा नुकसान आपका ना हो सके। मिसाल के तौर पर देखिए कि प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और 1306 रुपये का प्रॉफिट इतने कम टाइम में बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, फ्री में सलाह देता है, और इसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कि इसके ज़रिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8,606 रुपये, जून में 70,668 रुपये, जुलाई में 69,696 रुपये, अक्टूबर में 58,207 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। ये प्रॉफिट फैसिलिटी आप सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस में यूज़ कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, और लोग इससे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और उसको कमेंट में पिन भी कर दिया है, तो जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यूनुस शेख की तरह और भी मुमरा के जो सोशल एक्टिविस्ट है, समाजी कारकुन हैं, या लीडर हैं, या सियासत में उनकी दिलचस्पी है, बिजनेसमैन हैं, वो सब जितेंद्र अवार्ड से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र अवार्ड के लिए वो पिछले कई सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, और जब भी सियासत में कोई किसी के लिए काम करता है, किसी का ढोला झोता है, या किसी के लिए कैंपेन करता है, किसी पर पैसा लगाता है, तो उसकी तवक्को ये होती है, उसकी उम्मीद ये होती है कि वहाँ से उसको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा, उसको फ़ायदा मिलेगा। यूनुस शेख भी पिछले 24 सालों से जितेंद्र अवार्ड के साथ मिले हुए थे। मुस्लिम मेजॉरिटी सीट होने के बावजूद ये तमाम लोग जितेंद्र अवार्ड को सपोर्ट कर रहे थे। इसको ज़रा तफसील से समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में 24-25 सीटें ऐसी है जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज़्यादा है, और उन सीटों के लिए हमेशा मुसलमानों ने मुतालबा किया सेकुलर पार्टियों से कि किसी मुसलमान को टिकट मिले। उसमें से एक मुमरा भी है। मुमरा में पिछले 4 मरतबा से जितेंद्र अवार्ड को जीत मिल रही है। एनसीपी शरद पवार की तरफ से उनको टिकट मिल रहा है, और हर मरतबा मुसलमानों का मुतालबा यह होता है कि एनसीपी से किसी मुसलमान को टिकट मिले, लेकिन जितेंद्र अवार्ड को टिकट मिलता है, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि मुसलमान हमेशा पार्टी को देखकर वोट करता है। सेकुलर पार्टियों को मुसलमानों का वोट जाता है, उम्मीदवार को मुसलमान अमूमन नहीं देखते हैं कि कौन है, मुसलमान है। पार्टी पर हमेशा मुसलमानों की नज़र रहती है, सरकार बनाने पर नज़र रहती है, और इसी वजह से जितेंद्र अवार्ड के मुकाबले में जो भी आया उसको हार का सामना करना पड़ा। जितेंद्र अवार्ड को जीत मिलती रही। साल 2024 के असेंबली इलेक्शन में भी जितेंद्र अवार्ड को ही एनसीपी के टिकट पर जीत मिली। अब इस मरतबा जब वहाँ कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, तो जिन लोगों ने जितेंद्र अवार्ड के लिए काम किया, जिनका पुराना रिश्ता था, उन सब की उम्मीद ये थी कि जितेंद्र अवार्ड उनको कारपोरेशन के इलेक्शन में टिकट दिलवाएंगे। अब यूनुस शेख भी अपनी बेटी सहर शेख के लिए टिकट के दावेदार थे, पुराना रिश्ता था, ताल्लुक़ था। सहर शेख ने सोशल मीडिया पर हमेशा
जितेंद्र अवार्ड को मुबारकबाद पेश की। उनके बर्थडे पर या किसी और मौका पर उनकी तस्वीर शेयर करके उसने जितेंद्र अवार्ड को अपना पॉलिटिकल मेंटर माना, अपना बाप माना और कहा कि वो हमारे सियासी गुरु हैं, उनसे हमने सीखा है। लेकिन जब कॉरपोरेशन में टिकट देने की बारी आई तो यूनुस शेख की बेटी सहर शेख का टिकट काट दिया। जितेंद्र अवार्ड ने इनको टिकट नहीं मिल सका और इस खबर से, टिकट ना मिलने से यूनुस शेख को धचका लगा, उनकी हालत ख़राब हो गई, उनको अटैक आ गया, अस्पताल में एडमिट होना पड़ा यूनुस शेख को। उसी दौरान सहर शेख का राब्ता होता है सैफ पठान से, जो मुमरा में AIMIM के लीडर हैं, वहाँ से वो MLA का चुनाव भी लड़ चुके हैं। और AIMIM ने सहर शेख को अचानक टिकट देने का वादा कर दिया। सहर शेख को टिकट मिल गया। अगले दिन उनके वालिद की हालत अच्छी हो जाती है, अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब ये लोग जिनका पिछले 24 सालों से जितेंद्र अवार्ड से रिश्ता था, यूनुस शेख का जितेंद्र अवार्ड से रिश्ता और ताल्लुक़ उनके सियासत में आने से पहले था, जब वहाँ से टिकट नहीं मिला, जब वहाँ से धुतकार दिए गए, उसके बाद AIMIM ने इनको अचानक टिकट दे दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट मिल जाने के बाद इन लोगों ने कैंपेन करना शुरू किया। कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जीत मिल गई और सहर शेख को अकेले जीत नहीं मिली, बल्कि इनके पैनल में जितने लोग शामिल थे उन सबको जीत मिली। मुमरा में पिछले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में NCP को, या कह लीजिए जितेंद्र अवार्ड के ग्रुप को 20 सीटों पर जीत मिली थी और इस मरतबा सिर्फ 10 सीटों पर जीत मिली। 5 सीटों पर AIMIM को जीत मिली और 5 सीटों पर नजीब मुल्ला के ग्रुप को जीत मिली, जो अजीत पवार की NCP से वहां के उम्मीदवार थे, उनकी टीम के लोग उम्मीदवार थे। तो जितेंद्र अवार्ड को बड़ा झटका लगा, 10 सीटें अचानक उनकी कम हो गई। उधर असेंबली इलेक्शन में भी यूनुस शेख और जितेंद्र अवार्ड के दरमियान बहस हो गई थी, क्योंकि जितेंद्र अवार्ड का जो ब्रोशर छपा था, उनका जो पोस्टर और किताबचा शाया हुआ था, उस पर यूनुस शेख की तस्वीर नहीं थी। चुनांचे पब्लिक के बीच में यूनुस शेख ने जितेंद्र अवार्ड को एक जगह घेर लिया और कहा, हमने 24 साल तुमको दिया, तुम्हारे साथ काम किया, सारी चीज़ों को कुर्बान कर दिया, लेकिन मेरी तस्वीर नहीं है, मेरा नाम नहीं है, बकिया तमाम लोगों का नाम है, ऐसा क्यों? और जितेंद्र अवार्ड ने वहाँ पर समझाया कि ये बुक मैंने शाये नहीं किया है, तुम ही लोगों में से किसी ने शाये किया है, किसी वजह से छूट गया है, अगली मर्तबा नाम आएगा। तो जितेंद्र अवार्ड की तरफ से या उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं पहले से, उन सब की तरफ से यूनुस शेख को नज़रअंदाज किया जा रहा था, किनारे लगाया जा रहा था। कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मुकम्मल तौर पर टिकट काट दिया गया। उसके बाद AIMIM से इनको टिकट मिल जाता है। दूसरी तरफ उसी मुमरा के रहने वाले हैं शानू पठान और उनकी बेटी है मर्जिया शानू पठान। मर्जिया शानू पठान भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अगर आप रील देखते होंगे, शॉर्ट देखते होंगे, तो स्क्रॉल करते वक्त इस तरह की रील पर आपकी ज़रूर नज़र पड़ी होगी। और मर्जिया शानू पठान सोशल वर्क पर रील बनाती है, लोगों को अच्छा मैसेज देती है। इसने लगातार कैंपेन भी किया जितेंद्र अवार्ड के लिए। इसके भी पॉलिटिकल मेंटर, सियासी गुरु यही जितेंद्र अवार्ड है और मुमरा के तमाम लोग जितेंद्र अवार्ड को ही अपना सियासी गुरु मानते हैं। अब कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जितेंद्र अवार्ड ने शानू पठान को भी टिकट दे दिया, उनकी बेटी मर्जिया पठान को भी टिकट मिल गया। दूसरी तरफ न तो यूनुस शेख को टिकट मिला, न उनकी बेटी को टिकट मिला। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सहर शेख को टिकट मिला, चुनाव जीत गई, उनका पूरा पैनल जीत गया। अब चुनाव जीत जाने के बाद उसने जितेंद्र अवार्ड को तंज करते हुए, उनकी तरफ इशारा करते हुए, देखो कैसे हराया। पिछली मर्तबा 20 सीटों पर जितेंद्र अवार्ड को जीत मिली थी, इस मर्तबा 10 सीटों पर जीत मिली, तो 10 सीटें कम हो गई। 5 सीटें AIMIM की वजह से और 5 सीटें नजीब मुल्ला की वजह से। अब इस क्लिप को लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह शेयर करना शुरू कर दिया कि उसने एक सेकुलर लीडर का मजाक उड़ाया है, उसने एक ऐसे हिंदू लीडर का मजाक उड़ाया है जो मुसलमानों के साथ खड़ा होता है, मुसलमानों का साथ देता है, जो फ़लस्तीन पर बात करता है, जो मुसलमानों की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो मुसलमानों के बीच में हर वक्त नजर आता है। इस तरह का नैरेटिव चलाया गया। कुछ लोगों को बाज़ाब्ता पैसा देकर इस तरह का कंटेंट लिखवाया गया, इस तरह की पोस्ट लिखवाई गई कि कैसे सहर शेख को, AIMIM को और मुसलमानों को यहाँ पर काउंटर करना है, इन लोगों को जवाब देना है और जितेंद्र अवार्ड को सबसे बड़ा मुसलमानों का मसीहा बनाकर पेश करना है। सब चलता रहा। इसी बीच यूनुस शेख की, सहर शेख की जो पुरानी क्लिप्स है उसको वायरल किया गया और ये पूरी बात थी जितेंद्र अवार्ड के तनाजुर में, मुमरा के लोकल मसले के पेश नज़र, लेकिन इसको नेशनल मुद्दा बना दिया गया और यूनुस शेख की पुरानी स्पीच को वायरल किया गया कि उसने तमाम हिंदुओं के लिए इस तरह की बातें की है।
اس نے دنگا بھڑکانے کی بات چیت کی ہے، ماحول کو خراب کرنے کے لیے وہ شخص کام کر رہا ہے۔ چناؤ جیت جانے کے بعد سحر شیخ نے ایک اور بیان دیا کہ پورے ممبرا کو ہرا کر دو۔ اب AIMIM کا جو فلیگ ہے، جو جھنڈا ہے، وہ ہرے کلر کا ہے، لیکن سحر شیخ کی اس اسپیچ کا یا اس ویڈیو کلپ کا مطلب یہ نکالا گیا کہ اس نے اسلامی کلر جو ہرا مانا جاتا ہے اس سے پورے ممبرا کو مسلمان بنانے کی بات چیت کی ہے، اس نے ہندوؤں کو نکالنے کی بات چیت کی ہے، یعنی اس کو کمیونل اینگل دے دیا گیا۔ حالانکہ سحر شیخ نے میڈیا میں آ کر صفائی دی اور کہا کہ ان کی پارٹی کا جھنڈا ہرا ہے، گرین ہے، اس لیے اس نے گرین کلر کی بات کی ہے۔ اگر بھگوا ہوتا تو بھگوا رنگ سے رنگنے کی بات کرتی کہ نارنگی بنا دیں گے، تو اپنی پارٹی کا جھنڈا لگانے کی اس نے بات چیت کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں۔ اور سچائی یہی ہے کہ اس اسپیچ کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ میری یونس شیخ سے کوئی ملاقات نہیں، سحر شیخ کو میں نہیں جانتا، لیکن ان باتوں کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر اب بہت سارے مسلمان بھی شیئر کر رہے ہیں کہ سحر شیخ نے جس طرح کا بیان دیا ہے یہ ہندوؤں کو ہم سے دور کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ آ کر سوشل میڈیا پر یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو سیکولر ہندوز ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، اب وہ مسلمانوں سے دور ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی سیاست کو ابھی سے ختم کرنا ضروری ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی سیاست دیش کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، AIMIM سے آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ مدعا ہے۔ کیوں مسلمان AIMIM کو ووٹ کر رہے ہیں، ریئل میں ووٹ کر رہے ہیں یا EVM کا نتیجہ ہے، یہ سب ایک الگ موضوع ہے۔ اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے، بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ممبرا کا جو ایک لوکل مدعا تھا اس کو نیشنل مدعا بنا دیا گیا۔ اور اب اس بیچ میں مہاراشٹرا میں AIMIM کے صدر اور سابق MP امتیاز جلیل کی انٹری ہو چکی ہے۔ جب یہ پورا معاملہ سرخیوں میں آیا تو امتیاز جلیل ممبئی کے ممبرا پہنچتے ہیں، سحر شیخ اور پارٹی کے دوسرے لیڈروں کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے سحر شیخ سے دوبارہ وہی ڈائیلاگ بلوایا کہ ذرا سا بولو، کیسے تم نے بولا تھا، کیسے ہرایا۔ اور ایک بار پھر سے ان ہارے ہوئے لوگوں کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ خاص سبھی کے لیے، کیسے ہرایا۔ آپ نے سنا اس کلپ کو، اس پریس کانفرنس میں اور کیا بات چیت ہوئی اس کو بھی ذرا سن لیجئے۔ ہم ہارے تو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو جتانے کے لیے آئے ہیں، اور اب ہم جیتے ہیں تو اس کی پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ جیتے کیسا ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے بڑی دقت بات ہو گئی ہے کہ ہم ہارنا بھی نہیں اور جیتنا بھی نہیں ہے کرتے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر آپ سے لے کر آئے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جس کو بولنا نہیں بول رہا ہوں میں، جس کو بھوکنا ہے وہ بھوکتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے کے آپ کے اگر جو بھی سوال ہوں گے تو ہم آپ کے ضلع میں آج جو بھگوا پہنے ہیں، کیا اس کا بھی کوئی مقصد ہے؟ دیکھیے میری گاڑی کے اندر بھگوا بھی تھا، ہرا بھی تھا، نیلا بھی تھا، پیلا بھی تھا، سفید بھی تھا۔ افسوس اس بات کا یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے اس دیش کو رنگوں کے اندر بانٹ دیا ہے۔ کوئی حکومت، کوئی سمویدھان، کوئی قانون یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ رنگ جو ہے یہ کسی ایک وشیش ذاتی سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے ہرا رنگ بھی پہنا ہوا تھا، ابھی مجھے کسی نے گاڑی میں چڑھتے چڑھتے یہ رنگ یہ پہنا دیا تو میں نے یہ بھی پہن لیا ہے۔ لیکن لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ صاحب یہ رنگ جو ہے نا یہ ذات کے ساتھ، یہ رنگ یہ ذات کے ساتھ، یہ رنگ یہ ذات کے ساتھ، ایسا کچھ نہیں ہے صاحب۔ اور جن لوگوں کی گھٹیا سوچ ہوتی ہے وہ اس طرح کے فالتو مدوں کے اوپر ویست رہتے ہیں۔ لیکن سر کہیں نہ کہیں سمیہ جی کو جو کہ ہرے رنگ سے بڑا ہی تکلیف تھی، انہوں نے کئی سوال اٹھائے شاہ شیخ کو لے کر، کمپلینٹس بھی کی۔ دیکھیے اب چونکہ اب آپ لوگوں نے بات شروع ہی کی ہے تو میں آپ لوگوں کو کچھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتاؤں کے کچھ بیان آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس میں سے ایک دو ہی بیان آپ کو سناؤں گا۔ میں زیادہ نہ تو فالتو چیزوں کے اندر میں یہ کرتا ہوں۔ تو اگر تمہارے مسجدوں کے اندر آ کر گھس کر تمہیں ماریں گے، میں اب ممبرا کی پولیس سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کو نوٹس دیے تھے آپ نے؟ ہر روز احمد نگر کا ایک MLA اجیت پوار کی پارٹی کا مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے۔ بھاجپ کی ایک مہیلا
ہے ہر روز مسلمانوں کے بارے میں زہر اگلتی ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے نوٹس دیے ہیں مجھے یہ بتائیے. کیا قانون ان کے لیے الگ ہے؟ کیا قانون ہمارے لیے الگ ہے؟ صرف ایک توتلا آ کے یہاں پر کھڑا ہو جائے گا 2-5 لوگوں کو لے کر. تو میں ممبرا پولیس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ توتلا جتنے لوگ تمہارے پولیس اسٹیشن میں لے کر آیا اس سے 10 گنا لوگ ہیں تو میں تمہارے پولیس اسٹیشن میں لے کر آ سکتا ہوں. ہمیں کوئی اس کا ہے تو راجنیتک کوئی کھیل نہیں کھیلنا ہے. ہم جیت کر آئے ہیں، ہماری ذمہ داری بڑی ہے. ہم سبھی ذات، دھرم اور مذہب کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بچی کے بیان کے اوپر آپ اتنا بڑا بواز مچا دے رہے ہیں. دیش بھر میں ہے تو ڈیبیٹ چل رہا ہے، یعنی کہ دیش بھر کے اندر اور کوئی مدعا بچا ہی نہیں ہے کر کے، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے ہے تو کمپلین دے ڈالے ہے، ایکشن لینا. کس قانون کے تحت ایکشن لینا ہے؟ میں اس توتے سے پوچھتا ہوں، بتاؤ مجھے کون سے قانون کے تحت. میں ممبرا کی پولیس سے یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، کون سے قانون کے تحت تم نے ہے تو یہ نوٹس دیے ہے ہماری بچی کو؟ کیا حکومت، ایک سنیے پہلے، حکومت آپ کی ہے تو کیا مطلب یہ ہے کہ قانون آپ کے حساب سے چلے گا؟ کس سیکشن کے اندر میں ہے تو آپ نے یہ دیے ہے؟ کیا ایسا آپ کو یہ لگا ہے؟ یہ ان کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے پلے روز ہے تو مسجدوں میں گھس کے ماریں گے، پاکستان چلے جاؤ، تمہارے باپ کا صورت تک تم دیکھ نہیں پائیں گے کر کے یہ اس طرح کے بیانات دینے والے. مہاراشٹر کی پولیس کیا ان لوگوں کی غلام ہو چکی ہے؟ ممبرا کی پولیس اتنی ڈرتی ہے کہ یہ 4-6 چلر لوگ آ جاتے ہیں اور ہے تو آپ نوٹس ایشو کر دیتے ہیں. کس بنیاد کے اوپر آپ نے نوٹس ایشو کیے ہیں؟ اور میں ایک مرتبہ آپ سن لیجئے گا، ہماری یہ جو بچی چن کر آئی ہے شہر، اس کے اسٹیٹمنٹ سے ہم قطعی کنارہ نہیں کر رہے ہیں، بالکل نہیں کر رہے ہیں. ہم پوری طرح سے پوری مضبوطی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین ایک بار پھر سے کہہ کر جا رہے ہیں کہ صرف ممبرا کی کیا بات کر رہے ہیں تم. آنے والے وقت کے اندر ہم مہاراشٹر کے اندر ہم اچھا خاصا ہرے رنگ کو پھیلائیں گے. یہ پریس کانفرنس ہے، اس میں آپ کوئی بھاشن نہیں دے رہے. یہ سنیے، یہ دیویندر فڈنویس کی فوٹو ہے، یہ سنیے، ہٹاؤ دو. یہ دیویندر فڈنویس کی فوٹو ہے، اورنگ آباد کے اندر ہر چوراہے کے اوپر لگائی گئی ہے. کیا لکھا ہے اس کے اوپر؟ چھترپتی سمبھاجی نگر نے بھگویاچی شان راکھلی. तुमच्यासाठी भगव्याची शान राखली आणि आमची मुली जेव्हा हे म्हणतं तिने आम्ही हिरवा रंग मुंबऱ्यामध्ये हे करणार आहे, तर इतकं वाईट. اب یہ معاملہ ہے سحر شیخ کا. ممبرا کا ایک لوکل سیاست، ایک لوکل ایشو، اس کو نیشنل ایشو بنا کر پیش کیا گیا اور دیش بھر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن سوال تو یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کہ ایک ایسی سیٹ، ایک ایسا اسمبلی حلقہ جہاں پر مسلمانوں کا 48% ووٹ ہے اور اب وہاں مسلمانوں کا ووٹ 50% سے زیادہ ہو جائے گا، وہاں سے سیکولر پارٹی کسی مسلمان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیتی ہے؟ کسی مسلمان کو وہاں کے ایم ایل اے بننے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ جتیندر اوارڈ صاحب مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جگہ پر وہ کسی مسلمان کو ایم ایل اے کیوں نہیں بننے دے رہے ہیں؟ کسی مسلمان کو کارپوریٹر کیوں نہیں بننے دے رہے ہیں؟ سیاست میں جب آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ لوگ ایک ویژن کے لیے، ایک مقصد کے لیے سیاست میں آتے ہیں، لیکن 80% لوگ سیاست میں آتے ہیں چناؤ جیتنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام کمانے کے لیے. سب کا یہی ایجنڈا ہوتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے. اور جب ایک انسان 24 سال لگا دیتا ہے کسی کا جھنڈا اٹھانے میں، کسی کی خدمت کرنے میں، کسی کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے، اور جب اس کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. پھر وہ آپشن تلاشتا ہے اور اسی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ لیتا ہے. پھر اس کو ہرانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، طاقت لگا دیتا ہے، بھلے اس کی وہ حیثیت نہ ہو. اب جتیندر اوارڈ ممبرا میں ایم ایل اے ہیں، وہ این سی پی کے سیکریٹری جنرل ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، وہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں جب این سی پی کی اور کانگریس کی سرکار تھی. اور یونس شیخ ان کے ایک ورکر تھے، لیکن یونس شیخ نے ان کی زندگی بھر خدمت کی اس امید میں کہ ان کو ٹکٹ ملے گا.
उनको भी कारपोरेटर बनने का या उनकी बेटी को मौका मिलेगा, और जब टिकट नहीं दिया गया और जब टिकट काट दिया जाता है, जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर वो शख्स बदला लेने पर उतर जाता है, सियासी इंतकाम की बात करता है। और सियासी इंतकाम यही है कि उसने 10 सीटों को हराने का काम किया, 10 सीटें उसकी छीन ली, अपने लोगों को वहां पर उसने जितवाने का काम किया। अब इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू बना दिया गया, नेशनल मुद्दा बना दिया गया। नीतीश राणे के साथ अब सहर शेख की वीडियो को शेयर किया जा रहा है कि जो एनर्जी नीतीश राणे में है वही एनर्जी सहर शेख में है, यानी ये बीजेपी से मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं, ये आरएसएस से मिलकर ये लोग मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इतना जल्दी किसी की नीयत पर सवाल उठाना, मुस्लिम लीडरशिप को मजरूह करना, कमज़ोर करना, यह भी ज़रूरी नहीं है। और सवाल मेरा वही कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, जहाँ से एक मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए, वहाँ से मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया जाता? अगर हमारे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, हमारे लोग लीडर नहीं बनेंगे, तो फिर हमारे लोग आवाज़ कैसे उठाएंगे? मुमरा का मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका का अगर वो एमएलए है और एमएलए होने की वजह से अगर वो आवाज़ उठा रहा है तो मुसलमानों पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि एमएलए होने की जिम्मेदारी निभा रहा है, फ़र्ज़ निभा रहा है। शुक्र अदा करना चाहिए कि 48% मुसलमान होने के बावजूद उसको वोट कर रहे हैं और अपने लिए टिकट का वो लोग मुतालबा नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई एहसान नहीं है। एहसान उसका माना जाएगा कि जिसको मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, जिस पर मुसलमान पैसा नहीं लगाते, जिसका मुसलमान कभी साथ नहीं देते, और वो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाए, मुसलमानों के हक़ में खड़ा हो। जिन पॉलिटिकल पार्टियों को, जिन लीडरों को मुसलमान झोला भर भर कर वोट करते हैं, और वो अगर मुसलमानों का साथ ना दे तो फिर कौन साथ देगा? हक़ तो ये था कि ऐसी जगहों पर मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए, तब मुसलमानों की लीडरशिप बढ़ेगी, मुसलमानों की क़यादत मजबूत होगी और मुसलमान भी सियासत में आगे आएंगे। इस वक्त मुसलमानों को सियासी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है, समाजी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है, माशी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है, तालीमी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है। और इसलिए कमज़ोर किया जा रहा है क्योंकि हमें इन मैदानों में आने का मौका नहीं दिया जाता है, हमें टिकट नहीं दिया जाता है, हमें लीडर्स बनने का मौका नहीं दिया जाता है। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए, फिर मुलाकात होगी। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और मैंने इसका लिंक कमेंट में डाल दिया है, पिनअप कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो जाइए क्लिक करके इसे डाउनलोड कीजिए।